अंधेरे और खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई 3 खतरनाक साए आगे बढ़ रहे थे। ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो 3 शैतानी दुष्टात्माएं थीं, जो मासूमों का शिकार करने के लिए जानी जाती हैं। वो एक बिल्ली और चूहे का खूनी खेल खेल रहे थे। उनके चेहरे पर वहशियाना मुस्कान थी और आंखों में सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी। लेकिन तभी उस भयानक रास्ते के ठीक बीचों बीच एक साया आकर खड़ा हो जाता है। हाँ, वो कोई और नहीं, बल्कि ये मिंग था। ये मिंग अचानक उनके सामने आ खड़ा हुआ। उन तीनों में से एक की हालत बहुत ही अजीब और खौफनाक थी। उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, आंखों में सिर्फ तबाही थी और पूरा बॉडी खून से लथपथ था। ये मिंग को बीच रास्ते में देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने बेहद नीच और धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, क्यों रे लड़के, अपनी जान गंवाने का इतना ही शौक है क्या? हमारी राह में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ये मिंग ने उन तीनों को सर से पैर तक ठंडे दिमाग से देखा। उसकी आंखों में रत्ती भर भी खौफ नहीं था। उसने बिल्कुल शांत लहजे में पूछा, तुम तीनों क्या ब्लड सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हो? ये सुनते ही नीले चेहरे वाले बंदे ने एक अहंकारी ठहाका लगाया और छाती ठोक कर बोला, अरे वाह, लड़के की आंखें तो बड़ी तेज हैं। जब पहचान ही लिया है कि हम कहाँ से हैं, तो चुपचाप अपनी दुम दबाकर यहाँ से दफा हो जा, इससे पहले कि तेरा खून बहा दें। उसकी बातों में घमंड साफ झलक रहा था। सच बात तो ये थी कि ब्लड सिविलाइजेशन कोई बहुत महाशक्तिशाली सिविलाइजेशन नहीं मानी जाती थी, लेकिन इसके मंक्स के पास ऐसी ऐसी खौफनाक और विचित्र टेक्निक्स होती थीं जिनका कोई तोड़ ही नहीं था। उनके छलावे और वार इतने भयानक होते थे कि सामने वाले को संभलने का मौका तक नहीं मिलता था। लेकिन उस बेवकूफ़ को क्या पता था कि वो किससे उलझ रहा है। ये मिंग को तो पहले ही ब्लड रेस की रहस्यमयी इनहेरिटेंस हासिल थी। इतना ही नहीं, उन 24 रेल्म्स के अंदर एक पूरी की पूरी ब्लड सिविलाइजेशन मौजूद थी, जिसके बारे में ये मिंग गहरा ज्ञान रखता था। उसने तो इनके कई छोटे मोटे सीक्रेट आर्ट भी प्रैक्टिस कर रखे थे। तभी ये मिंग के शरीर के अंदर मौजूद बेबी हल्का सा थरथराया। ये मिंग की नाक से खून की एक पतली सी लाल किरण बाहर निकली। वो खूनी औरा हवा में फैलते ही तेजी से बड़ा होने लगा, फैलने लगा और एक अजीब ही तरीके से घना होकर ये मिंग के ठीक सामने तैरने लगा। देखते ही देखते वो खूनी साया बिल्कुल ये मिंग की तरह ढल गया। हैरानी की बात तो ये थी कि वो खूनी छाया पल पल और ज़्यादा साफ और घनी होती जा रही थी। आखिरकार वो पूरी तरह से एक खून जैसे लाल ये मिंग में तब्दील हो गई। उस खूनी ये मिंग की आंखें गहरी लाल और इतनी खौफनाक लग रही थीं, मानो साक्षात यमराज सामने आ खड़ा हुआ हो। जैसी ही उन तीनों दुष्टात्माओं की नज़र इस खूनी ये मिंग पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पसीने से उनकी हथेली भीग गई। तीनों के मुंह से एक साथ एक ही आवाज़ निकली, क्या तुम भी एक ब्लड मॉन्क हो? ये मिंग ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठिठुरन थी। उसने हल्के से कहा, तुमने मदर इन लॉज मैरिट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। मदर इन लॉज मैरिट, ये नाम सुनते ही उन तीनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये मिंग ने सच में इस खौफनाक टेक्निक को कल्टिवेट कर रखा था। जो भी मॉन्क इस ब्लड मदर स्किल को पूरी तरह कल्टिवेट कर लेता है, वो चुटकी बजाते ही किसी भी दूसरे ब्लड मॉन्क की पावर, सोल और स्पिरिट को अपने इशारों पर नचा सकता है। वो चाहे तो उनका सब कुछ छीन कर बर्बाद कर दे या उन्हें जिंदगी दान दे दे। और सबसे खौफनाक बात, इस स्किल को हासिल करने वाला इंसान किसी भी ब्लड प्रैक्टिशनर की स्पिरिचुअल विल तक को सीधे अपने कंट्रोल में ले सकता था। यानी वो उनके दिमाग का मालिक बन जाता था। ये मिंग ने शांत लहजे में कहा, लगता है तुम समझ गए हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। चूंकि हम दोनों का सोर्स एक ही है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका देता हूँ। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। अब भला उन तीनों में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि ये मिंग के सामने एक शब्द भी बोल पाते। उन्होंने पलक झपकते ही यू टर्न लिया और दुम दबाकर वहां से भाग खड़े हुए। वो बेचारी लड़की, जिसे वो शिकार बनाने वाले थे, वहीं अकेली खड़ी रह गई। लड़की ने ये मिंग को सिर से लेकर पांव तक देखा। उसकी आंखों में खौफ और अचरज साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम सच में एक ब्लड प्रैक्टिशनर हो? ये मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? लड़की ने मासूमियत और थोड़ा बेवकूफ़ी भरे अंदाज में पूछा, लेकिन अगर तुम इतने शक्तिशाली हो, तो पिछली बार जब मैंने तुम्हारा ट्रेजर छीना था, तब तुमने मेरा विरोध क्यों नहीं किया? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? ये मिंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, वैसे भी मुझे उस चीज़ की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया। लड़की के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, ओह, तो ये बात थी।
मुझे लगा था कि तुम डर गए, लेकिन सच तो यह है कि तुम मुझ पर अपना समय ही बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उसे इस तरह हताश देखकर ये मिंग ने पूछा, वैसे क्या बात है? क्या तुम्हारा बॉडी किसी ने छीन लिया? लड़की ने उदास होकर सिर हिलाया, हाँ। वो सब बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। मैं उनका सामना किसी भी हाल में नहीं कर सकती थी। और ये जो 3 ब्लड कल्टिवेटर्स अभी भाग गए, मैं तो इन्हें जानती तक नहीं। ये बिना किसी वजह के मेरा शिकार करने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए थे। ये मिंग ने संजीदगी से कहा, ये लैंड ऑफ ट्रायल्स है। यहाँ हर मोड़ पर सिर्फ लाइफ या डेथ का खेल चलता है। तुम्हें यहाँ आने से पहले ही अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार कर लेना चाहिए था। लड़की ने आह भरते हुए कहा, अब मुझे सच में पछतावा हो रहा है कि मैं यहाँ क्यों आई। लेकिन अब खाली हाथ वापस जाने में भी बहुत बेइज्जती महसूस होगी। ये मिंग को उसमें थोड़ी दिलचस्पी महसूस हुई। उसने पूछा, तुम आखिर किस जगह से आए हो? लड़की ने थोड़ा गर्व से कहा, मैं सिविलाइजेशन ऑफ वॉ से आई हूँ। जैसे ही ये मिंग ने वॉ सिविलाइजेशन का नाम सुना, उसके मुंह से ठहाका निकल पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम वॉ सिविलाइजेशन से हो। भाई, वहाँ के मंक्स तो ज़्यादातर अपने फाइटिंग टूल्स और मशीनों पर डिपेंड करते हैं। उनमें से ज़्यादातर तो खुद कल्टिवेशन तक नहीं कर पाते। फिर इसमें हैरानी की क्या बात है कि तुम उन खतरनाक दुष्टात्माओं से हार गई। लड़की को ये मिंग की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने चिढ़कर कहा, किसने कहा कि हमारी वॉ सिविलाइजेशन के लोग काम नहीं कर सकते? हम भी बहुत पावरफुल हैं। ये मिंग उससे बेफिजूल की बहस नहीं करना चाहता था। उसने सीधे शब्दों में कहा, देखो, अगर अपनी जान प्यारी है तो बेहतर यही होगा कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ। ये जगह तुम्हारे जैसे नाजुक लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। लड़की ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। ये मिंग ने हंसते हुए अपने कंधे झटके, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अलविदा। इतना कहकर ये मिंग बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ने लगा। ये देखकर लड़की के हाथ पांव फूल गए। वो अकेले उस खौफनाक जंगल में नहीं रहना चाहती थी। वो तुरंत दौड़कर ये मिंग के पीछे आए और झिझकते हुए बोली, अरे सुनिए तो, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? ये मिंग के दिमाग में शरारत सूझी। उसने जानबूझकर चिढ़ाते हुए कहा, मेरे साथ रहना चाहती हो? रहने को तो रह सकती हो, लेकिन परेशानी यह है कि मेरी पहले से ही एक वाइफ है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें मेरी छोटी वाइफ बनकर रहना पड़ेगा। लड़की गुस्से से लाल पीली हो गई और ज़मीन पर पैर पटकते हुए चिल्लाई, बिल्कुल नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस इतना कह रही थी कि क्या आप कुछ समय के लिए मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये मिंग ने ठंडी हुंकार भरी, तुम्हें प्रोटेक्ट करूं? लेकिन मेरी ऐसी कोई जिम्मेदारी तो बनती नहीं। जब तक कि मुझे इससे कोई फ़ायदा ना हो, मैं किसी की भी फिजूल में मदद नहीं करता। लड़की ने झट से कहा, फ़ायदा बिल्कुल होगा। अगर आप मुझे प्रोटेक्ट करते हैं तो भविष्य में जब भी आप वॉ सिविलाइजेशन की दुनिया में आएंगे, मैं आपका बहुत शानदार स्वागत करूंगी और आपकी खातिरदारी करूंगी। ये मिंग ने साफ इनकार करते हुए सिर हिलाया, रहने दो। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी वॉ सिविलाइजेशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। लड़की ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर आप क्या चाहते हैं? ये मिंग ने साफ शब्दों में कहा, मुझे कोई असली फ़ायदा दो, हवाई बातें मत करो। लड़की बेबस हो गई, लेकिन मेरे पास अभी आपको देने के लिए कुछ भी खास नहीं है। उसने अपने कपड़ों की जेब टटोली और अचानक उसके हाथ में एक चमकती हुई चीज़ आई। उसने एक टोकन बाहर निकाला और बोली, लगता है सिर्फ यही एक चीज़ है जिसकी थोड़ी बहुत कीमत हो सकती है। ये मिंग ने देखा, वो एक सोने का चमकता हुआ गोल्डन टोकन था। उसके ऊपर लिखे अक्षरों और कारीगरी को देखकर ये मिंग तुरंत समझ गया कि यह कोई मामूली चीज़ नहीं, बल्कि एक उच्च स्तरीय वेपन जैसा खास सिंबल है। उसने उत्सुकता से पूछा, यह क्या चीज़ है? लड़की ने कहा, यह एक वीआईपी टोकन है। अगर आप वॉ सिविलाइजेशन में जाकर कुछ भी सामान खरीदते हैं तो इस टोकन को दिखाने पर आपको सीधे 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सुनते ही ये मिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चौंक कर पूछा, 30% का डिस्काउंट? क्या इस पर कोई लिमिट नहीं है? लड़की ने सिर हिलाया, ज़रूर, कोई लिमिट नहीं है। मेरी फैमिली ने आज तक पूरे इतिहास में सिर्फ ऐसे 8 टोकन्स ही बांटे हैं और केवल 3 टोकन्स हमारे परिवार के पास बचे थे। मुझे ये देखने में बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैंने चुपके से एक ले लिया। लेकिन वैसे भी हमारे परिवार का सामान बहुत महंगा होता है, आप उसे कभी खरीद नहीं पाएंगे। तो ये टोकन आपके लिए सिर्फ एक शो पीस ही रहेगा, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है।
ये मिंग ने अपनी आंखें छोटी की और एक शातिर मुस्कान के साथ पूछा, छोटी बहन, जरा अपना नाम तो बताओ। और क्या तुम्हारा परिवार कोई बहुत बड़ा बिजनेस करता है? जैसे ही लड़की ने सुना कि ये मिंग ने उसका नाम पूछा है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुशी से कहा, बड़े भैया, मेरा नाम गण जीमे है, आप मुझे जीमे बुला सकते हैं। मेरा परिवार गण फैमिली है, जो वो सिविलाइजेशन की 3 सबसे बड़ी महापरिवारों में से एक है। हम लोग वो टूल्स बनाने और बेचने का व्यापार करते हैं। ये मिंग की पलकें झपकना भूल गईं। 3 सबसे बड़े परिवारों में से एक। उसने उत्सुकता दबाते हुए पूछा, मुझे नहीं पता था। वैसे तुम्हारी फैमिली का पूरे मार्केट में कितना % हिस्सा चलता है? गण जीमे ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया, गहराई से सोचा और बोली, हमारा गण फैमिली पूरे मार्केट का लगभग 30% से ज़्यादा हिस्सा संभालता है। ये सुनते ही ये मिंग के देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल गया। जो इंसान अभी तक उसके लिए एक मुसीबत लग रहा था, अब वो सोने की मुर्गी लग रही थी। ये मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैंने तुम्हारा ये टोकन स्वीकार कर लिया। आज के बाद तुम्हारी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी मेरी। लेकिन क्या ये टोकन सच में काम करता है? ऐसा तो नहीं होगा न कि बाद में तुम्हारी फैमिली मुझे डिस्काउंट देने से मुकर जाए और मेरा घाटा हो जाए। ये मिंग जानता था कि उसे एक बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ लगा है, लेकिन इस मुसीबत को अपने गले लगाने से पहले वो टोकन की असलियत को पूरी तरह कंफर्म कर लेना चाहता था। गण जीमे को लगा जैसे उसकी इज्जत पर बात आ गई हो। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ज़रूर काम करता है। मैंने कहा न कि पूरे इतिहास में ऐसे सिर्फ 11 टोकन्स बने हैं, जिनमें से 8 बांटे जा चुके हैं। ये मिंग ने पूछा, अच्छा, वो 8 लोग कौन हैं? उन्हें ये टोकन कैसे मिला? जिऊ माइमी ने बताया, वो सब बहुत बड़े बड़े VIP कस्टमर्स हैं। वो हर साल औसतन खरबों वॉर टूल्स खरीदते हैं। जाहिर सी बात है, हमारी गन फैमिली ऐसे महाग्राहकों को कभी खोना नहीं चाहेगी। ये मिंग ने अपनी थोड़ी पर हाथ फेरा और सोच में पड़ते हुए कहा, साल में 10 बिलियन का सेल्स वॉल्यूम। ये तो कुछ खास ज़्यादा नहीं है। ये मिंग के पास जब सबसे ज़्यादा दौलत थी, तब उसके पास 6 से 7 ट्रिलियन लॉन्ग लिव्ड कॉइन्स थे, इसलिए उसे 10 बिलियन की रकम कोई बहुत बड़ी नहीं लग रही थी। गण जीमे ने उसे घूर कर देखा और अजीब नज़रों से बोली, भैया, क्या आप सच में इतने अमीर हैं? 10 बिलियन इटर्निटी कॉइन्स बहुत बहुत बड़ा पैसा होता है। क्या कहा? ये मिंग का जबड़ा मारे झटके के नीचे गिर गया। वो चीख पड़ा, क्या? यह अटर्नल कॉइन की बात हो रही थी। ये मिंग अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ एक अटर्नल कॉइन की कीमत 810 मिलियन लॉन्ग लिव्ड कॉइन्स के बराबर होती है। यानी 10 बिलियन अटर्नल कॉइन्स का मतलब था 181 बिलियन लॉन्ग लिव्ड कॉइन्स। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि यह खरीदारी सिर्फ 1 साल की थी। ये मिंग खुद पर काबू नहीं रख पाया और पूछ बैठा, ऐसी कौन सी महाशक्तियां हैं जो इतना सारा सामान खरीदती हैं? और क्या तुम्हारी गन फैमिली इस व्यापार से बेहिसाब कमाई नहीं करती होगी? गन जीमे ने अपना सिर खुजलाया और बोली, वो सारे कस्टमर्स बड़े बड़े एडवांस सिविलाइजेशन के दिग्गज और जायंट्स हैं, तो जाहिर है उनके पास बेहिसाब पैसा होता है। रही बात हमारी कमाई की, तो हाँ, ठीक ठाक हो जाती है। हमारी गन फैमिली की एनुअल इनकम लगभग 300 बिलियन इटर्नल कॉइन्स है और हमारा प्रॉफिट लगभग 40% होता है। यानी हम साल में 120 बिलियन इटर्नल कॉइन्स का शुद्ध मुनाफा कमाते हैं। ये मिंग सन रह गया। उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। 120 बिलियन इटर्नल कॉइन्स का प्रॉफिट। क्या ये वो सिविलाइजेशन पूरी इंसानियत यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे अमीर दुनिया थी? गणजी में शायद ये मिंग के मन की बात समझ गई थी। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, भैया, भले ही आपको लग रहा हो कि हमारा परिवार इतना पैसा कमाता है, लेकिन इस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें मजबूरन खर्च भी करना पड़ता है। ये मिंग ने अचरज से पूछा, खर्च करना पड़ता है? भले ही तुम्हारी फैमिली कितना भी उड़ाए, फिर भी इतना पैसा कहाँ खर्च हो सकता है? गण जीमे ने उदास होकर सिर हिलाया, मानो अपने परिवार के भारी बोझ की चिंता कर रही हो। उसने कहा, आपको अंदाज़ा नहीं है भैया, क्योंकि हमारी वो सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इसलिए इस पर हमेशा बड़ी बड़ी शक्तियों की बुरी नज़र रहती है। सिर्फ ह्यूमन सिविलाइजेशन ही नहीं, बल्कि एलियन सिविलाइजेशन भी हम पर हमला करने का मौका ढूंढती रहती हैं। खुद को तबाही से बचाने के लिए वो सिविलाइजेशन की सभी ताकतों ने मिलकर हमारी पूरी दुनिया को ही एक विशालकाय जायंट बैटलशिप में बदल दिया है। ये मिंग लगभग उछल ही पड़ा, क्या पूरी की पूरी वो सिविलाइजेशन एक जायंट शिप है? हाँ,
गनजीमे ने कहा, उस बैटलशिप के पास इतनी खौफनाक डिफेंस पावर है कि अगर साक्षात में गॉड भी हमला करने आ जाए तो भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उसकी अटैकिंग पावर इतनी भयानक है कि वो चुटकी बजाते ही दूसरी बड़ी दुनिया को तबाह कर सकती है। यही वजह है कि हम इतने मजबूत हैं और दुश्मनों के बीच आज तक जिंदा बचे हुए हैं। ये मिंग को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने पूछा, लेकिन इतने बड़े वॉरशिप को बनाए रखने का खर्च तो बेहद खौफनाक होता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, गनजीमे बोली, उस जायंट शिप की मेंटेनेंस और उसे और ताकतवर बनाने के लिए मेरी गन फैमिली के प्रॉफिट का 90% से ज़्यादा हिस्सा उसी में चला जाता है। हमारे पास जो बचता है वो कुछ खास नहीं होता। सिर्फ गन फैमिली ही नहीं, वो सिविलाइजेशन की हर शक्ति को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इस ना खत्म होने वाले गड्ढे में डालना पड़ता है। ये मिंग ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, लगता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भले ही वो सिविलाइजेशन बेहिसाब पैसा कमाती है, लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए तुम्हें इतना भारी खर्च भी उठाना पड़ता है। जीऊ में गन बोली, हाँ भैया, इसीलिए हमारी वो सिविलाइजेशन बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि कब ह्यूमन सिविलाइजेशन का असली महाउत्थान हो। जैसे ही कोई सुपर सिविलाइजेशन जन्म लेगी, हम खुद पर इतना भारी बोझ डालने के बजाय उसके छत्रछाया में शरण ले सकेंगे। तभी ये मिंग के दिमाग में अचानक माँ शांचाओ का ख्याल आया। उसने पूछा, तो क्या इसीलिए तुम लोग जगह जगह अपने एजेंट्स भेजकर नई सिविलाइजेशंस के उभार में मदद करते हो? गनजीमे चौंक गई, अरे भैया, आपको ये भी पता है? हाँ, हमारी गन फैमिली की तरह ही कई शक्तियाँ अपने एजेंट्स बाहर भेजती हैं। उनका मकसद ऐसी पोटेंशियल ह्यूमन सिविलाइजेशन को खोजना होता है जो आगे चलकर महाशक्ति बन सके, ताकि हम उसकी मदद कर सकें। हालांकि इस तरीके से सफलता मिलने के चांस ना के बराबर होते हैं। इतने सालों में हमने किसी भी सिविलाइजेशन को सच में सुपर सिविलाइजेशन बनते नहीं देखा। ये मिंग ने पूछा, तो फिर तुम लोग इस तरह बिना बात के अपना पैसा और संसाधन पानी की तरह क्यों बहाते हो? क्या इससे तुम्हारा घाटा नहीं होता? आप ऐसा नहीं कह सकते भैया, गनजीमे ने समझाते हुए कहा, भले ही कोई सुपर सिविलाइजेशन ना बन पाए, लेकिन हमारी मदद से वो सिविलाइजेशन बहुत शक्तिशाली ज़रूर बन जाती है। तो एक तरह से ये हमारी वो सिविलाइजेशन का पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रति एक योगदान ही है। ये मिंग ने सम्मान से सिर हिलाया, बिल्कुल सही बात है। अगर इंसानियत की कोई भी सभ्यता आगे बढ़ती है तो उसका फ़ायदा बाकी सभी सिविलाइजेशंस को मिलता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। लेकिन ये मिंग के दिमाग में अभी भी एक छोटा सा शक तैर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए आखिरी सवाल पूछा, वैसे जी में जब मैं वो सिविलाइजेशन जाऊंगा तो क्या मुझे सिर्फ ये टोकन दिखाना होगा, या फिर मुझे अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई दस्तावेज या प्रूफ भी देना पड़ेगा? टोकन का रहस्य और लेवल 9 ट्रेजर लैंड की जंग, एक अनजान सफ़र, एक रहस्यमयी टोकन और सामने खड़ी मौत। आखिर क्या छुपा है इस नए रास्ते पर? टोकन पर जैसे ही खरोंच लगाई गई, उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकली। अगले ही पल पीली रोशनी की एक चमकदार किरण हवा में फैली और हवा में ये मिंग का एक 3D इमेज बन गया। गनजीमे ने सीरियस होकर कहा, ब्रदर, आपको मेरी बात मानकर एक शब्द बोलना होगा। ये मिंग समझ गया कि यह टोकन का मिसयूज रोकने का सीक्रेट तरीका है। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और धीरे धीरे लगभग 300 शब्दों का पैराग्राफ बोल दिया। जैसे ही ये मिंग रुका, गनजीमे ने उससे टोकन पर अपनी ब्लड की एक बूंद टपकाने को कहा। कुछ ही पलों में टोकन में एक जबरदस्त चमक उठी। पीली रोशनी की किरण फिर से निकली और ये मिंग को सिर से पांव तक स्कैन करने लगी। उसके बाल, उसकी आंखें, फिंगरप्रिंट्स, ये मिंग के शरीर की हर एक डिटेल उस टोकन में दर्ज हो चुकी थी। गनजीमे ने मुस्कुराते हुए टोकन ये मिंग की तरफ बढ़ाया और बोली, अब आप निश्चिंत रह सकते हैं ब्रदर, ये हर हाल में वैलिड रहेगा। ये मिंग ने टोकन संभाल लिया। उसके चेहरे पर एक गहरी चमक थी। इस टोकन के दम पर उसके आर्म्स बिजनेस को जो जबरदस्त प्राइस एडवांटेज मिलने वाला था, उसकी कीमत अनमोल थी। थैंक यू, जी में, ये मिंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, गन क्लैन में तुम्हारा स्टेटस जरूर काफ़ी ऊंचा होगा, वरना ये टोकन तुम्हें कभी नहीं मिलता। गनजीमे ने अपनी पलकें झुका लीं। वह अपने परिवार के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। उसने बात बदलते हुए कहा, ठीक है ब्रदर, क्या अब हम यहाँ से निकलें? आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं? ये मिंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कल्टिवेशन के लिए एक ट्रेजर लैंड ढूंढ रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। गनजीमे की आंखों में एक उम्मीद जगी, क्या आप कल्टिवेशन की ट्रेजर लैंड ढूंढ रहे हैं? बहुत बढ़िया, मेरी क्वालिफिकेशंस अच्छी नहीं हैं, मुझे भी कल्टिवेशन के लिए ऐसी ही जगह चाहिए।
ब्रदर आप इतने पावरफुल हैं, तो क्या हम किसी थर्ड ग्रेड ट्रेजर लैंड पर जा रहे हैं? ये मिंग ने मन ही मन सोचा कि यह लड़की उसे कितना कमज़ोर समझ रही है। उसने शांति से कहा, हम 9th लेवल ट्रेजर लैंड जा रहे हैं। जैसे ही उसने 9th लेवल ट्रेजर लैंड सुना, गन जीमे का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह लगभग चीखते हुए बोली, क्या 9th लेवल ट्रेजर लैंड? वहाँ तो दुनिया के सबसे खतरनाक मास्टर्स का कब्जा होता है। क्या हम अपनी जान देने जा रहे हैं? आप मेरा टोकन वापस कीजिए, मुझे आपके साथ नहीं जाना। ये मिंग हैरान रह गया। अभी तो ये लड़की बेचारी बनकर मदद मांग रही थी और अचानक रंग बदल लिया। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो? गन जीमे ने डरते डरते सिर हिलाया, नहीं। जब तुम मुझे जानती ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास 9th लेवल ट्रेजर लैंड पर कब्जा करने की पावर नहीं है? क्या सच में आपके पास इतनी पावर है? उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वक्त आने पर पता चल जाएगा। समय बहुत कीमती है, चलो। ये मिंग ने बिना वक्त गंवाए गन जीमे का हाथ पकड़ा और किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड की खोज में निकल पड़ा। सफ़र बेहद थकाऊ और उबाऊ था। 2 दिन बीत गए और गन जीमे की हिम्मत टूटने लगी। ब्रदर, आखिर हम कब तक ढूंढते रहेंगे? ये मिंग ने आसमान की तरफ देखा, 9th लेवल ट्रेजर्स की गिनती सीमित है। हमें 10 दिन भी लग सकते हैं और आधा साल भी। आधा साल सुनते ही गन जीमे की सांसें अटक गईं। उसने ये मिंग को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, ब्रदर, ये तो हद हो गई। आधा साल बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। क्यों न हम किसी से रास्ता पूछ लें? ये मिंग ने तंज कसते हुए कहा, किसी से पूछ लें? तुम्हें लगता है जिसे हम ढूंढेंगे उसे रास्ता पता होगा? और अगर पता भी हुआ तो क्या वह हमें आसानी से बता देगा? गन जीमे के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये मिंग ने बहस खत्म की और आगे बढ़ गया। हालांकि उसने गन जीमे का पूरा ख्याल रखा। सफ़र के दौरान वह उसे खाने के लिए बेहतरीन स्पिरिचुअल फ्रूट्स देता रहा। अगर ये स्वादिष्ट स्पिरिचुअल फ्रूट्स न होते तो गन क्लैन की यह नखरेबाज लड़की कब की भाग खड़ी होती। 10वें दिन, ये मिंग की डिवाइन सेंस ने कुछ महसूस किया। हजारों मील दूर 9th लेवल किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड का एहसास हुआ। लेकिन बदकिस्मती से किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड बहुत बड़ा था और वहां पहले से ही कोई खतरनाक मास्टर कल्टिवेशन कर रहा था। जैसे ही दोनों ट्रेजर लैंड के एंट्रांस पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि बाहर एक पीला झंडा गड़ा हुआ है, जिस पर सोने के रंगों में एक 3 पैरों वाला पंछी बना हुआ था। गन जीमे ने डर से कांपते हुए ये मिंग की आस्तीन खींची और फुसफुसाकर बोली, भागो ब्रदर, जान बचाकर भागो। ये मिंग ने अचरज से पूछा, क्यों भागें? गन जीमे ने अपनी आवाज़ इतनी धीमी कर ली मानो कोई सुन न ले, ब्रदर, क्या आप इस झंडे को नहीं पहचानते? ये 3 पैरों वाला अमर पंछी है। इसका मतलब सामने वाला अनडेड हाउस से है। अनडेड हाउस। ये मिंग के दिमाग में एक धमाका हुआ। लेजेंडरी एकेडमी की 9 ब्रांचेस, 3 फैक्शंस और एक सुप्रीम कोर्टयार्ड था। बाकी जगह हजारों डिसाइपल्स होते थे, लेकिन अनडेड हाउस में हमेशा सिर्फ 9 ही मेंबर्स रह सकते थे। वे चुनिंदा जीनियस होते थे। गन जीमे का खौफ जायज था। अनडेड हाउस से निकला हुआ हर एक डिसाइपल तबाही का दूसरा नाम था। लेकिन मैंने सुना है कि लेजेंडरी एकेडमी में सभी मेज लेवल से ऊपर के जीनियसेस होते हैं। क्या अनडेड हाउस में उससे नीचे के लोग भी होते हैं? ये मिंग ने पूछा। गन जीमे ने अपनी आंखें मटकाईं। अनडेड हाउस के जीनियस ट्रेनीज पर कोई नियम लागू नहीं होते। वे अलग अलग सिविलाइजेशन से चुने गए सबसे खतरनाक सुरमा होते हैं। ये मिंग डरा नहीं, बल्कि उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। लेजेंडरी एकेडमी के जीनियस से मिलना तो किस्मत की बात है। मैं इससे जरूर मिलूंगा। और फिर गन जीमे की चीख निकल गई जब ये मिंग सीधा एंट्रांस की तरफ हवा में तैरते हुए नीचे उतर गया। क्या अंदर कोई है? ये मिंग की भारी आवाज गूंजी। श्रूश। अचानक खाली हवा को चीरती हुई एक जानलेवा स्वॉर्ड इंटेंट बाहर निकली। वह स्वॉर्ड लाइट पूरी तरह से अदृश्य थी, बिना किसी निशान के, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देने के लिए काफी थी। जैसे ही वह स्वॉर्ड लाइट करीब आए, ये मिंग के रोंगटे खड़े हो गए। हा, ये मिंग ने अपनी पूरी ऑरा झोंक दी और अपनी आयरन क्लॉथ शर्ट डिफेंस को एक्टिवेशन मोड पर डाल दिया। टोंगगग। मेटल के टकराने की एक खौफनाक आवाज गूंजी। ये मिंग का शरीर बस हल्का सा हिला, लेकिन उसने उस जानलेवा वार को सीधे अपने सीने पर झेल लिया। सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद गंभीर और रोबीली महिला की आवाज आई, अगर तुम मेरी स्वॉर्ड का वार झेल सकते हो तो तुम मुझसे बात करने के काबिल हो। अंदर आ जाओ। ये मिंग ने बिना झिझक के कदम आगे बढ़ाए। अंदर एक छोटा सा पवेलियन बना हुआ था। वहां एक औरत पीठ किए खड़ी थी।
उसके खड़े होने का अंदाज किसी बड़े राजा से कम नहीं था। ये मिंग ने दूर से ही हाथ जोड़े, सिस्टर, इस छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार करें। जैसे ही वह महिला पलटी, ये मिंग की सांसें वहीं थम गईं। वह इतनी खूबसूरत थी कि आम सुंदरता के पैमाने उसके सामने फीके पड़ जाएं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ये मिंग का ध्यान उसकी सुंदरता पर कम और उसकी अनूठी टेम्परामेंट पर ज़्यादा गया। तुम मुझे सिस्टर कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे बड़ी हूँ? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आकर्षण था। ये मिंग हंसा, बस एक अंदाज़ा लगाया। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, देखा जाए तो मैं उम्र में तुमसे छोटी ही हूँ। आओ बैठो। ये मिंग भी पीछे नहीं हटने वाला था। वह बिना झिझक के पवेलियन में गया और उसके सामने बैठ गया। टेबल पर गर्म टी रखी हुई थी। ये मिंग ने भी अपने स्टोरेज से कुछ सबसे टॉप क्वालिटी स्पिरिचुअल फ्रूट्स निकालकर टेबल पर सजा दिए। उस औरत ने ये मिंग के कप में टी डालते हुए सीधे उसकी आंखों में देखा, क्या तुम इस ट्रेजर लैंड को छीनने आए हो? ये मिंग ने घूंट भरते हुए मुस्कुराकर कहा, आया तो छीनने ही था, लेकिन सिस्टर को देखकर मेरा इरादा बदल गया। अब मैंने इंतजार करने का फैसला किया है। उस महिला के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आई, मुझे हैरानी हो रही है। मुझे देखकर तुमने फैसला क्यों बदला? मुझे नहीं पता, ये मिंग ने कहा, बस दिल ने यही कहा और मैं अपने दिल की सुनता हूँ। उसने अपना सिर हिलाया, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं इस जगह का इस्तेमाल 1 महीने तक करने वाली हूँ। तब तक ये तुम्हें नहीं मिल सकती। ये मिंग ने सवाल दागा, अगर सिस्टर इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हो, तब भी क्या मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता? 9th लेवल ट्रेजर लैंड बार बार नहीं मिलते। जिसे मैंने इस्तेमाल कर लिया, वह मेरा हो गया। उसकी आवाज़ में कोई घमंड नहीं था, लेकिन एक अटूट फैसला था। ये मिंग हंस पड़ा, तो इसका मतलब जिस 9th लेवल ट्रेजर लैंड का इस्तेमाल मैंने पहले किया है, वह भी मेरा हुआ। उसने हाँ में सिर हिलाया, बिल्कुल। जब तक कोई तुम्हें हरा न दे, वह जगह तुम्हारी ही रहेगी। ये मिंग को इस नए नियम का पता चला तो उसकी आंखें चमक उठीं, तब तो बात बहुत आसान हो गई। मैंने पहले वैली गॉड की जगह पर कब्जा किया था। सिस्टर ने निश्चित रूप से उसका इस्तेमाल किया होगा। तो क्यों ना आप वापस वैली गॉड ट्रेजर लैंड चली जाएं और यह किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड मुझे दे दें। उस औरत ने इस अजीब सी तर्क पर गौर किया और कहा, बात में दम तो है। तो फिर पक्का रहा। ये मिंग ने कहा, वैसे सिस्टर, मैं यहाँ नया हूँ। अगर बुरा न माने तो क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। इस जगह पर ऐसे कितने 9th लेवल ट्रेजर्स हैं? क्या सब पर कब्जा हो चुका है? उसने चाय का सिप लिया और बोली, 9th लेवल ट्रेजर्स बहुत कम हैं, कुल मिलाकर सिर्फ 6। और हर एक का एक मालिक है। जब तक कोई उन्हें हरा न दे, कोई दूसरा वहां कदम नहीं रख सकता। हालांकि लोग आपस में इसे एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे अभी तुम्हारे और मेरे बीच बात हो रही है। ये मिंग अब पूरी बात समझ चुका था, तभी मैं सोचूं कि हूँ टियन की जगह पर कोई क्यों नहीं गया। आखिर यह नियम जो है। उस महिला की भौहें तन गईं। उसकी आंखों में एक गहरा अचरज कौंधा, तुमने हूँ टियन को हराया है। ये मिंग ने लापरवाही से कहा, मुश्किल से जीता था। लेकिन अगर दोबारा मुकाबला हुआ, तो उसे हराना मेरे लिए आसान होगा। उसकी नज़रों में ये मिंग के लिए सम्मान बढ़ गया, हूँ टियन की पावर मुझसे कम नहीं है। अगर तुमने उसे हराया है, तो तुम वाकई कमाल के हो। आपकी तारीफ का शुक्रिया। ये मिंग ने हाथ जोड़े, वैसे मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा। मैं कैंगियन हूँ, उसने शांत आवाज में कहा, बुद्धिस्ट टाओइस्ट सेक्टर की लोटस डिसाइपल। ये मिंग ने अपना परिचय दिया, मैं ये मिंग, 3 एम्परर्स वर्ल्ड से इमॉर्टल टेम्पल का वारिस। कैंगियन के चेहरे पर हलचल हुई, ओह, तुम इमॉर्टल टेम्पल से हो। मैंने सुना है इमॉर्टल टेम्पल का सीधा संबंध हमारे प्राचीन एंसेस्टर्स से है। तुम जैसे टैलेंट वाले यकीनन किसी बड़े सुप्रीम रूलर के वंशज होंगे। क्या तुम्हारे पास एंसेस्टर्स की सीक्रेट इनहेरिटेंस है? ये मिंग ने विनम्रता से कहा, बस कुछ ही हिस्सा हासिल हो पाया है। उतना ही काफ़ी है। कांगियन की आंखों में चमक थी, एंसेस्टर्स की इनहेरिटेंस की एक बूंद भी समंदर बराबर होती है। ये मिंग, आने वाले वक्त में तुम लेजेंडरी एकेडमी के सबसे बड़े हीरो बनोगे। शायद तुम्हें सुप्रीम एकेडमी में भी जगह मिल जाए। ये मिंग को एम्परर की बातें याद आ गईं, जिन्होंने उसे सुप्रीम एकेडमी जाने की सलाह दी थी। उसने हंसते हुए कहा, सुप्रीम एकेडमी में दाखिला पाना बहुत मुश्किल है, शायद मुझे मौका न मिले। लेकिन आप तो अनडेड हाउस से हैं, आपके पास तो पक्का मौका होगा। कांगियन ने दूर आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, सच कहूं तो मेरे पास भी वहां पहुंचने का सिर्फ 50% चांस है।